नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। छत्तीसगढ़ में भी आज से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू हो गया है। अब चुनावी साल में यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले महीने में राज्य की सियासत इसी मतदाता सूची के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 4 दिसंबर तक चलेगी घर घर गणना की प्रक्रिया और आज से पूरे प्रदेश में यह शुरू हो चुकी है। अब इस गणना के बाद 7 फरवरी को इसकी अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इस बीच इस प्रक्रिया को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो एक और जहां देश में एसआईआर को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर के अब क्षेत्रीय दल भी इसके विरोध में उतर चुके हैं। लगातार एसआईआर के विरोध पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। एक और बीजेपी ने एसआईआर को लेकर के अपनी रणनीति तेज कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई। इसमें विधायक, पदाधिकारी और हर विधानसभा के बूथ एजेंट इसमें शामिल रहेंगे। बैठक की कमान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह संभालेंगे और बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि यह निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस इसको अनावश्यक विवाद का स्वरूप दे रही है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और बीजेपी को इसका प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। दीपक बैज का यह भी कहना है कि एसआईआर पर जवाब निर्वाचन आयोग देगा, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। अगर बीजेपी इस प्रक्रिया में दखल दे रही है तो आयोग को नोटिस इस पर भेजना चाहिए। अब कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट के जरिए मतदाता सूची पर दबाव बनाना चाहती है। वहीं ऐसा एसआईआर को लेकर के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने एसआईआर को अपोजिशन को खत्म करने की एक सुनियोजित प्रयास सरकार का बताया है। इसके साथ ही एसआईआर पर उनका यह कहना है कि ये लोगों के खिलाफ है और अनुसूचित जाति और जनजाति से जो गरीब तबके आते हैं ये उनके खिलाफ है और उनका नाम हटाने का प्रयास लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सियासी बयानबाजियां क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि एसआईआर पर यहां पर भी लगातार इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस का सीधा यह कहना है कि हम जो प्रश्न उठा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से हैं, बीजेपी को इसका प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। और 4 दिसंबर तक आपको बता दें कि ये बीएलओ घर घर जाकर के गणना करेंगे। 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी और उसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक जो दावा और आपत्ति है उसका समय दिया जाएगा। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया आज से शुरू हुई है उस पर लगातार प्रश्न हैं और क्षेत्रीय दलों का यह कहना है कि ये एक लोकतांत्रिक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जहां इसको लेकर के अपनी रणनीति बनाने में लगी है, तो वहीं विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये एक तरीके से विपक्ष को खत्म करने की रणनीति है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि सवाल हम चुनाव आयोग के ऊपर उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनका प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। तो अब इन सवालों के क्या जवाब हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। वात्सल्य मूर्ति जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा चुनावों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि किस तरह से वहां पर इस सारी प्रक्रिया के ही तहत आप लोगों ने जो चुनाव है उसको प्रभावित किया। और अब यहां पर भी जो आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें रणनीति तो बना रहे हैं। विपक्ष का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता के तौर पर क्यों काम करने लग जाती है, और इसके अलावा भी और जो राजनीतिक दल है उनका भी कहना है कि हमको खत्म करने की एक सोची समझी लोकतांत्रिक तरीके से साजिश है। कैसे देखते हैं इसको आप, वात्सल्य जी? सभी को नमस्कार। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे एक आग्रह किया था कि अगर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है तो आप लोग अपने अपने बीएलए जल्द से जल्द अपॉइंट कर लीजिए, ताकि जब इलेक्शन कमीशन के बीएलओ जो है घर घर जाएंगे और वहां पर जो पुनरीक्षण का काम करेंगे तो आपके भी जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ रहे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी।
मुझे गर्व है, मैं आपके सामने, मैं कोई इलेक्शन कमीशन का पक्ष बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ग्राउंड लेवल पर वो आप सभी को बताना चाहूंगा। मुझे गर्व है अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पर। आज हमारे सह संगठन महामंत्री जी रायपुर में थे, उनकी कार्यशाला मैंने खुद ने अटेंड की। मुझे गर्व है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी सीरियसनेस अभी से, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर भेजने के लिए जो उनकी सीरियसनेस है, वाकई में गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के इस मुहिम को देखकर। हमारे लगभग सारे बीएलएस हमने अपॉइंट कर लिए हैं और आज से ही वो बीएलओस के साथ घर घर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भूल से भी इलेक्शन कमीशन से कोई गलती ना हो जाए और कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर डिलीट ना हो जाए। देखिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से काम होता है। हमें इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, हो सकता है भूल से उनसे कोई गलती हो जाए, मगर हमारा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्शन कमीशन से भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मगर यहां कांग्रेस क्या कर रही है? आज हरियाणा में एच बॉम्ब आप सभी ने देखा, कैसा फुस एच बॉम्ब था। देखिए, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर, कभी सुप्रीम कोर्ट पर आप उंगलियां उठाएंगे संवैधानिक संस्थाओं, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में नहीं होता है। क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ने? और मैं आपको बताऊं एक मजे की बात, यही प्रक्रिया आजादी के बाद से अभी तक चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 10 सालों में 7 से 8 चुनाव हारी है ना, अलग अलग स्टेट्स में, मगर हमने तो कभी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। यही प्रक्रिया आजादी के बाद से चली आ रही है, यही प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया है। बिहार इलेक्शन के बाद अभी रिसेंट का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बिहार में अपनाई है, यही सेम प्रक्रिया पूरे देश में इलेक्शन कमीशन को अपनाना है। यही उनका स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। तो यहां दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए। जी नमस्कार, पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को, और आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, कह रहे थे वात्सल्य जी पहले से होता आ रहा है प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, पहले से होती आ रही है, 10 बार एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया का विरोध तो है नहीं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है चीजों की, उसकी बात है। और ये बातें कब से आई? आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो संवैधानिक संस्थाओं में जो हेड चुने जाते हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के नियमावली ने बदलाव किसने किया? उनके नियमों में बदलाव आपने किया। नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मिलकर के इलेक्शन कमिश्नर को चुनते थे, उसमें से आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और मंत्री जी को ले लिया, एक नरेंद्र मोदी जी के, हमारे गृह मंत्री। अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर के जो इलेक्शन कमिश्नर चुन रहे हैं, उनका काम उसके बाद से ही जो है संदेहास्पद है। लगातार घर घर जाएंगे की बात बता रहे थे वात्सल्य जी, बिहार में एफआईआर हुआ, वैसे पूरे देश में होगा, तो बिहार में कैसे बीएलए जो बीएलओ थे इलेक्शन कमीशन के, वो घर घर गए, सबने देखा, वीडियो सामने आए, कमरे में बैठ करके गणना की जा रही थी। तो ये सारी चीजें अगर पूरे देश भर में होंगी तो देखिए, हमने ट्रांसपेरेंसी की बात इसलिए भी की क्योंकि लगातार अभी देखेंगे आपने जो बूथ चुनाव में धांधलियां सामने आई, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए, उसके बाद हमने मांग क्या की थी? हमने तो, हमारी तो सिंपल सी मांगे थी कि आप घर घर जाएं, जो कि बता रहे हैं जो जाना ही चाहिए, उसके अलावा हमको डिजिटल डेटा दे दें, जो नई सूची जारी करने के बाद या बदलाव करने के पहले की जो सूची है वो हमको डिजिटल डेटा उसका दे दें, ताकि हम भी उसमें अपना जो है मैचिंग कर दें, किसके नाम कटे, किसके नाम जुड़े, ये सारी चीजें देख सकें। उसके बाद जो आज की बात राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है, 22 जगह उनका नाम जुड़ा हुआ है, वो वोट भी कर रही हैं, अलग अलग नाम है, सोनिया, सुनीता, न जाने क्या क्या नाम से उनका अलग अलग 22 जगहों में हरियाणा में उनका वोटर आईडी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें पूछने वाली क्यों नहीं है? और आप बताइए, जब एफआईआर की प्रक्रिया हो गई है उसके बाद भी तो जगहों में अनियमितता दिखाई दे रही है ना, एफआईआर की प्रक्रिया होने के बाद भी अनियमितता दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी वाली तो बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे सवाल हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कि प्रक्रिया गलत है या प्रक्रिया के ऊपर, ये लोग बात को डाइवर्ट कर रहे हैं प्रक्रिया के ऊपर। हमारा सवाल, मैं समझ गया अभिमन्यु जी। वात्सल्य जी, अब वात्सल्य जी, वात्सल्य अभिमन्यु जी का ये कहना है या कांग्रेस का ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रक्रिया हो रही है वो सही है या नहीं है? मैं अभिमन्यु जी को डायरेक्ट जवाब देता हूं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात, बिहार इलेक्शन में लाख वोटरों का नाम कटा था, घंटे के अंदर वो जो पहली लिस्ट आई थी उसके 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इन 65 लाख वोटरों के नाम जो है ऑनलाइन डाल दिए थे, और इनका नाम क्यों कटा है उसके रीजन के साथ डाले थे, रीजन के साथ।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, यह बात मैं मानता हूं। मैं कोई इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, मगर और क्या ट्रांसपेरेंसी, ये मुझे हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के बता दे, और क्या ट्रांसपेरेंसी। सारे वोटरों के नाम ऑनलाइन है विद रीजन। और मैं आपको एक मजेदार, आपके ऑडियंस को मैं एक मजेदार बात बताता हूं। जब 45 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का समय दिया था दावा आपत्ति के लिए, 1 महीने का। मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ विपक्ष ने सिर्फ 83 दावा आपत्ति की। इस 83 में से 79 दावा आपत्ति कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, 3 दावा आपत्ति आरजेडी ने किया, और कांग्रेस वालों ने 0 दावा आपत्ति किया, 0। पूरे देश में सबसे ज्यादा हल्ला, सबसे ज्यादा लोगों का पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, जो समय बर्बाद कर रहे हैं, उस पार्टी ने 65 लाख जब नाम कट गए, उसके बाद 0 दावा आपत्ति किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बताएंगे, मुझे जवाब देंगे कि क्यों आपने दावा आपत्ति नहीं किया? भाई, आप तो संविधान में विश्वास करते हैं ना। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा 1 महीना है, आपकी एक भी दावा आपत्ति नहीं आई। पॉलिटिकल पार्टी करेगी। नहीं, आप बता दीजिए आपने दावा आपत्ति क्यों नहीं किया? आरजेडी ने सिर्फ 3 दावा आपत्ति किया, 65 लाख का नाम काटा गया, सिर्फ 3 दावा आपत्ति आरजेडी ने किया, कांग्रेस ने तो एक भी नहीं किया। जवाब दीजिए। चलिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं, चलिए जवाब आपको दीजिए। पूछ रहा हूं कि दावा आपत्ति जो नाम कटेंगे वो व्यक्ति करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी करेगी, बताइए। पॉलिटिकल पार्टी, आपके बीएलए को भी हक होता है दावा आपत्ति करने का। 65 लाख में से जब आप 0 दावा आपत्ति करते हैं ना, 0, तो बिल्कुल देखिए, सुनिए ना, कोई सवाल बात ये है, आपकी आप नीयत पर सवाल की उठता बात है। करेंगे ना, तो जो कमरे में, बंद कमरों में और अपने ऑफिसों में बैठ करके जो सूची बनाई गई है, देखिए कितने खूबसूरती से, किस तरीके की, अरे न्यूज में चला है, मैं अपने मन से नहीं कहता। नहीं अभिमन्यु जी, लेकिन ये बात तो सही है ना। देखिए, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ अभिमन्यु जी, 45 लाख नाम थे। एक मिनट अभिमन्यु जी, ठीक है, मैं देखिए, प्रक्रिया पर सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं होती। लेकिन अगर 45 लाख लोगों के नाम काटे, तो भैया 45 लाख में से 4500 तो कम से कम होगा ना जो कहेगा कि नहीं, मेरा नाम गलत काट दिया गया। और फिर वो पूरा डाटा भी है, ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर इस पर क्या आपत्ति? और ये तो होना चाहिए ना। आज राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं, उसका लब्बो लुआब तो यही है ना कि भाई ये मतदाता सूची गड़बड़ है, इसको सही करना पड़ेगा। अगर ये ट्रांसपेरेंसी की आप बात करें तो इसका क्या उपाय, कैसे होगा? ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण ही तो करना होगा ना, तो इसमें क्या आपत्ति है? फिर क्यों इस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना पुनरीक्षण करना होगा, ये सारी चीजें होंगी। हमने क्या बोला, लाखों की संख्या में जगह में, कई जगहों में, जैसे हरियाणा में 25 लाख आज का मामला, उसके पहले जो था 1 लाख केवल महादेवपुरा। तो इसमें हमारी ये मांग थी कि हमको डिजिटल डेटा दिया जाए। हम ये जो पूरा सर्वे है, ये हम भी अपनी तरफ से करना चाहेंगे, अपनी पार्टी के पर्सनल तरफ से, पूरे देश भर के सारी सीटों पे हम करना चाहेंगे। उसके बाद उसको हम टैली करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन करेगा। वो टैली नहीं किया ना अभिमन्यु जी, वो टैली नहीं किया आप लोगों ने। जो नाम काटे, अगर वो नाम उपलब्ध हैं अभिमन्यु जी, वो नाम अगर उपलब्ध है, ऑनलाइन डेटा अगर उसका उपलब्ध है, इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध अगर करा दिया, तो फिर उस पर आप लोगों ने टैली किया कि नहीं किया? उसको बताइए, टैली किया उसको आप लोगों ने? आप शायद मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे। हमने डिजिटल डेटा मांगा, हमको डिजिटल डेटा दिया नहीं गया, तो हम कहां से टैली कर लेंगे? आप मुझे बताइए। हम अब भी छत्तीसगढ़ में भी यही बात कर रहे हैं कि हमको डेटा दे दीजिए, आप एफआईआर रन कीजिए, उसके बाद हम भी टैली कर लेंगे उस चीज को, लेकिन नहीं दिया जा रहा। अब ट्रांसपेरेंसी की बात आई, तो जब हमने महादेवपुरा में एक सर्वे रन किया, उसके बाद से जो एक फॉर्म 6 का मिसयूज होने की आपने बात कही, वो अब इलेक्शन कमीशन के साइट में आप एक्सेस नहीं कर सकते। उस समय देख सकते थे आप, अब एक्सेस नहीं कर सकते। तो काफी चीजें जो हमारी, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर ऐसा क्या डर है? अच्छा अभिमन्यु जी, ये बताइए कि ये कैसे पता चलता है? जैसे आपने कहा ना अभिमन्यु जी, जैसे ये कहा ना कि हरियाणा में भाई वोट चोरी करके सरकार बना ली गई, ये कैसे पता चला कि भाई ये जो वोट फर्जी वाले थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी को ही मिले? ये कैसे पता चला आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने पेपर्स निकलवाए। कितने फीट का पेपर था बंडल? पहली बार महादेवपुरा का जो 1 सीट का हमने जो किया, अरे महादेवपुरा तो आप जीते थे अभिमन्यु जी, महादेवपुरा की सीट आपकी जीती थी। अरे जीते हारे, आप बात मत पलटाइए, जीते हारे छोड़िए, मैं आपको कारण बता रहा हूं। अरे तो फिर वोट सरकार कैसे चोरी हो गई अभिमन्यु जी? जवाब सुनना। अरे सरकार कैसे चोरी हो गई? आप कह रहे हैं सरकार चोरी कर ली, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही थी हरियाणा के अंदर, वहां आप लोगों ने ये पूरा धांधली करा और उसके बाद आपने सरकार बना ली। ये कैसे पता चला कि भाई ये जो वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गए? बुलाते क्यों है? हम लोग को जो सुनना नहीं होता तो बोलने देंगे, 2 मिनट बोले जा रहे हैं आप ही लगातार। बताइए। मैं आपको ये बता रहा हूं, हमको डिजिटल डेटा चाहिए। हम पे आ रहे पेपर डेटा 6 महीने लग गया हम लोग को एक विधानसभा में जो सर्वे रन करने में। जो 7-8 फीट का बंडल दिया गया था हमको कागजों का इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो हमने आवेदन लगाया था,
तो उस तरीके से हमको तो 300 साल लग जाएंगे पूरे देश भर की हर एक चीज पे सर्वे करने में। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब थोड़ी ना हो अभिमन्यु जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपने ये बताया कि इन्होंने वोट चोरी करी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी करी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वोट चोरी करी, आपने क्या पूछा? अरे मनु जी, मैं महादेवपुरा में सर्वे कैसे कर लिया? अरे मैंने ये पूछा ही नहीं आपने सर्वे कैसे कर लिया, मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने उसका जवाब मैंने पूछा ही नहीं कि आपने सर्वे कैसे कर लिया, सर्वे कैसे किया इस पर तो मेरा सवाल ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी किया, अरे भैया अभिमन्यु जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, फिर आप ये कहेंगे कि मुझे बुलाया कि भैया मैं भी एंकर हूं, मेरा भी सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। अरे आप सुनिए भाई, सवाल सुनिए ना अभिमन्यु जी, अब आप सवाल से भाग रहे हैं। एंकर का काम 15-20 मिनट बोलना नहीं होता है। अरे अब फिर आप देखिए, फिर अब आप व्यक्तिगत जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए अभिमन्यु जी कि आपने ये कहा कि भाई ये इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई। सवाल सुनिए ना भाई, सवाल सुनिए, समय क्यों खराब कर रहे हैं? धमकी मत दीजिए। अरे अभिमन्यु जी भाई ठीक है, मैं समझ गया, या तो आपके पास मेरे फैक्ट्स के या सवाल के कोई जवाब नहीं है, या तो आप इस तरह की अनर्गल बातें करके समय केवल व्यतीत करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, आप केवल समय व्यतीत कर रहे हैं। फिर नहीं, मैं समझ गया, फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। या तो मुझे आप ये बता दीजिए कि ये जो वोट चोरी हुआ ये आपने कैसे जाना कि ये भारतीय जनता पार्टी को गया, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को ही कैसे गया, ये आपने कैसे जाना, और अगर भारतीय जनता पार्टी को गया तो महादेवपुरा आप कैसे जीते, बस इसका जवाब दे दीजिए मुझे। अच्छा देखिए सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है तो वो फर्जी वोटर का लिस्ट से कोई मतलब नहीं है आपके हिसाब से। अगर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा तभी तो फिर वोट चोरी, फिर ये क्यों कह रहे हैं चोरी करके सरकार बनाई भाई? दिख रहा है ना एक नाम आपको। अरे अभिमन्यु जी, फिर ये क्यों कह रहे हैं वोट चोरी करके सरकार बनाई? अगर वो फर्जी वोट कहीं और जा रहा होता तो फिर इनकी सरकार कैसे बन जाती? वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा आप चलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब आप ये स्टैब्लिश कर रहे हैं ना कि जो वोट चोरी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और इसलिए वो सरकार बना ले रहे हैं, और फिर उसके बाद आप बात इधर से उधर घुमा रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं करनी। ठीक है, वात्सल्य जी, चलिए वात्सल्य जी। जी अभिमन्यु जी को आपने बहुत समय दिया, मैं जी अभिमन्यु जी को आपने बहुत समय दिया, मैं 1.5 से 2 मिनट लूंगा अनइंटरप्टेड, और सिर्फ अपनी बीच में बोले। चलिए अभी सुन लीजिए, और अनइंटरप्टेड चाहूंगा, मैं 3 बातें अपनी रखना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, आपके बीच में बोल भी नहीं सकते, वो आपके बीच में बोल भी नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए, उनकी अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं एकदम न्यूट्रल बात कहूंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ठीक है, एक जो वोटर की जो बुक आती है उसमें लगभग 1000 से 1200 वोटर्स रहते हैं, और हमारे सिर्फ 10 से 12 कार्यकर्ता भी अगर एक्टिव हो जाए ना, अगर एक्टिव हो जाए और एक एक पेज की भी जिम्मेदारी ले ले, तो एक फर्जी वोटर भी वोट डाल नहीं सकता। अगर एक कार्यकर्ता सिर्फ एक पन्ने की जिम्मेदारी ले ले, जो हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, भी है कांग्रेस भी बनाती है, सिर्फ एक पन्ने की जिम्मेदारी ले ले। अब यहां पर मेरा सवाल है, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से तो आज तक आपने कभी भी फर्जी वोटर की बात निकाली नहीं, अचानक से पिछले 6 महीने से कैसे आ गए? क्या आपके कार्यकर्ता पिछले 20-25 सालों से निष्क्रिय थे क्या? मेरा पहला सवाल। दूसरा, मैं हरियाणा में आता हूं, हरियाणा की खुद जो इनकी छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कुछ किरण करके नाम था, वो हरियाणा की भी प्रभारी रह चुकी है वो, और हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो, उनका एक वीडियो, कुमारी शैलजा जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था इलेक्शन के समय, हरियाणा के इलेक्शन के समय, जहां वो दोनों बात कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस का जीतना नामुमकिन है, इतनी ज्यादा गुटबाजी है। तो जब उस समय से इन्हीं की प्रभारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्हीं लोगों में चर्चा थी कि हरियाणा में कांग्रेस नहीं आएगी, तो फिर ये जो 25 लाख वोटर हैं जो कांग्रेस राहुल गांधी जी बता रहे हैं, इनका तो कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों ने तो उसी समय सरेंडर कर दिया था, उस समय की बात है। तीसरी बात, पिछले शनिवार को आपके जो पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा ने, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है गुटबाजी के चलते। उन्होंने कहा है हरियाणा में इतनी ज्यादा आपसी कलह कांग्रेस के भीतर, आपसी जैसे ये बृहस्पति जी ने कहा ना, ठीक इसी तरीके से आपसी गुटबाजी हो गई है कि कांग्रेस का हरियाणा में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थितियों, हाँ, और एक चौथी बात, ये डिजिटल डेटा मांग रहे हैं ना अभिमन्यु भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर आप अभी मुझे कुछ भी पीडीएफ दे दें या एक पेपर का टुकड़ा भी दे दें, उसको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, मुझे कुछ सेकंड्स लगेगा, मुझे वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे बहाने जो है ना, ये सिर्फ बहाने ही है, हमें ग्राउंड में उतरकर काम नहीं करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं रोकूंगा क्योंकि सियासी बयानबाजियां इस पूरे मामले को लेकर के हो रही हैं। एक बार वो रिएक्शन सुना देते हैं, फिर मैं वापस लौटता इस चर्चा में। सुनिए क्या हो रहा है। हम लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, अच्छा है, एफआईआर होना चाहिए। ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और
इसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहां के हैं कि नहीं है, और एक मतदाताओं को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि कर्नाटक और अन्य महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रदेशों की तरह एक एक घर में 80-80, 150 लोगों का एड्रेस नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन को खत्म करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये जो एसआईआर हो रहा है, ये किसके खिलाफ हो रहा है? जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो गरीब तबका है, जो दूरस्थ अंचलों में रहता है, उनके नाम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाने के लिए, विपक्ष की आवाज को, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए ये रिवीजन किया जा रहा है। और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा मनमानी किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को दबाने का षड्यंत्र। तो सुना आपने कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो उठ रहे प्रश्न हैं, एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। वापस लौटेंगे, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए जो बात अभी वात्सल्य जी कह रहे थे। ये देखिए, वो जो कह रहे थे वो तो जो लास्ट में उन्होंने बात कही डिजिटल डेटा वाली, कि आप अगर पेपर में डेटा देंगे तो उसको आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। पीडीएफ बनाते बनाते हजारों लाखों पेपरों के पीडीएफ बनाते कितना समय लगेगा? ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। आप सीधे डिजिटल डेटा देंगे तो वो ऑनलाइन उसमें पूरा सर्वे रन हो जाएगा, एक एक करके मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सीधी बात ये है, और देने में आपत्ति क्या है? तो अभी भी देखिए बात क्या है, ये लोग करते जरूर है कि हम ईडी की तरफ से बात नहीं करते या फिर हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे से उनके बचाव में आ ही जाते हैं। तो हमारी बात यही है कि कुल मिलाकर के जो भी चीजें हों ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, जो जो अनियमितताएं लगातार सामने आ रही है वो ना हो। बात अभी भी मैं यही कह रहा हूं, कौन ने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, ये सब प्रपंच में जा करके ये सारा जो मुद्दा दिखाया जा रहा है, ये मुद्दा खत्म हो जाता है कि डुप्लीकेट वोटर तो है, डुप्लीकेट वोटर हैं, सारी जगह सारी चीजें हो रही हैं। इसको पहले अगर एसआईआर को सही तरीके से रन करने की बात की जाए तो इसमें क्यों किसी को दिक्कत होगी? हमने पहले भी कहा है, आज भी यही कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया के बाद समस्या आई, बिहार में आई, और भी जगह आई, वहां पर ये भी मामले सामने आए, कई जगह लोग घर घर गए तक नहीं। उसके बाद ये भी बातें सामने आई, उन लोग को मरा दिखा दिया गया, जो लोग का नहीं है नाम वो लोग वोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई है, तो इसमें सवाल हमने उठाया है। तो इसमें दिक्कत क्या है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों हमारे पे हमला कर रही है? यही तो दीपक बैठ जी भी पूछ रहे हैं ना, कि हमारा सवाल जब इलेक्शन कमीशन पे है तो भारतीय जनता पार्टी को इतना उग्र होने की क्या जरूरत है? आप तो खुद, आपकी विजय शर्मा जी कहते थे कि यहाँ पे इतनी वोट चोरी हो गई, फलाना कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी ने वोट चोरी करी, इतने नाम जुड़वा करके रखे, वो तो स्वयं कहते थे ना। मतलब प्रक्रिया तो स्पष्ट नहीं है। और जहां तक बात है, आज तक सवाल नहीं उठे, वात्सल्य जी कह रहे थे, सवाल पहले भी उठे हैं। जब हमारी सरकार थी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया था। जो सवाल हमारे ऊपर उठे थे हमने भी जवाब दिया था। इस प्रकार की बातें नहीं की थी हमने कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, तो बेतुकी बातें हैं। आजकल क्या है, ये ट्रेंड चल चुका है कि विपक्ष जो सवाल पूछे उसको दरकिनार कर दिया जाए कि अरे इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। तो उसका जवाब देना छोड़ करके ये सारी चीजें जब तक होती रहेंगी तब तक कहां से प्रक्रिया सीधी सीधी होगी? मैंने कहा ये सब शुरुआत तभी से हो गई थी जब से इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में इन लोगों ने बदलाव किया था, जबकि चीफ जस्टिस को उसमें होना चाहिए, वो अनिवार्य रूप से उनको होना चाहिए। जब वो बदल गए, उनको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर चुन रहे हैं जब इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद से ये सारी चीजें सामने आ रही है। अभी आपने देखा होगा एक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, एक मेयर इलेक्शन में जो एजेंट है वो वोट कुछ कैंसिल किए थे, उसने जो वोट कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, उसके बाद चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, वात्सल्य जी जवाब जी। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही तभी वात्सल्य जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने एक क्लिप सुनाई थी, हमारे जो जोगी कांग्रेस के राहुल गांधी कहलाते हैं, अमित जोगी जी, वो जो है एसआईआर में भी जात पात ले आए हैं। आज ही राहुल गांधी जी का भी एक बहुत ही शर्मनाक बयान, मैं उसे कहूंगा बहुत ही शर्मनाक बयान आया। राहुल गांधी जी ने कहा कि
हमारी आर्मी को सिर्फ 10% ऊंची जाति वाले लोग कंट्रोल करते हैं। आर्मी में भी राहुल गांधी जी ने जाति ले आई। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, इन सब की राजनीति आज सिर्फ और सिर्फ जात पात पर आधारित है और संवैधानिक व्यवस्थाओं को गाली देने में आधारित है। ये ग्राउंड लेवल में उतरकर इनके कार्यकर्ता काम नहीं करना चाहते हैं, सरेंडर कर चुके हैं। देखिए, पहली बात। दूसरी बात, अभिमन्यु जी आप जानते हैं, देखिए पास्ट में भी सैकड़ों ऐसे जो है चुनाव सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द करवाए जा चुके हैं। अगर आपको लगता है, आप एक एफिडेविट डालिए सुप्रीम कोर्ट में और लड़िए, चुनाव को रद्द कराइए। आपने कहा 25 लाख फर्जी वोटर जो है हरियाणा में है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। भाई आपके पास अगर सबूत है तो आपको, मतलब सैकड़ों चुनाव रद्द हुए हैं, आपने भी कराए हैं, हमने भी कराए, मगर इस बार आपके राहुल गांधी जो है हर बात में जात पात लाते हैं। अभिमन्यु भाई प्लीज, मैं तो शांत रहता हूं भाई, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सिंपल सा एफिडेविट डाल दीजिए ना बीच में। अच्छा चलिए बोलिए, चलिए मैं चुप रहता हूं, आप ही बोलिए, चलिए रोते चलिए। अब वो जिस बोलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ही हैं, और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि इसका जवाब फैक्ट के साथ इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, और इलेक्शन कमीशन अब इसका जवाब कैसे देता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।